हाय, आई एम अमित और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। पहला पार्ट हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुका है और ये सेकेंड वीडियो है। तो सेकेंड लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं संतुलित समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड के एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर साल इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम जो भी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड से रिलेटेड है और बोर्ड में ये समझ लीजिए कि बहुत ही इसका वेटेज होता है, तो इस चीज़ों को आप समझें। और बैलेंस इक्वेशन तो हर साल आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में, तो इसको बहुत ही ट्रिक से हम लोग समझेंगे कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। बहुत ज़्यादा भारी नहीं है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत ही सिंपल मेथड से हम इसको सीखेंगे कि अगर कोई सा भी अगर केमिकल इक्वेशन आ जाता है तो उसको कैसे संतुलित किया जाता है। संतुलित का मतलब ये होता है कि जैसे एक बैलेंस तराजू होता है, इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड जब दोनों बराबर होता है तब हम लोग कहते हैं कि बैलेंस है। अगर कहीं भी अगर डिसबैलेंस होता है तो हम लोग या तो फिर उसमें से कुछ निकाल लेते हैं या फिर उसमें कुछ ऐड करते हैं, और जब तक करते रहते हैं जब तक कि पूरा तराजू क्या बैलेंस ना हो जाए। तो हम भी उसी तरह से क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन में जिस साइड में हमको परमाणुओं की संख्या कम लगेगी उधर हम ऐड कर देंगे, जिधर ज़्यादा लगेगा उधर से निकालेंगे तो नहीं, उसमें ऐड करना चालू को, यानी कि कुल मिला जुला के हम लोग क्या करेंगे, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग तराजू में कभी खरीदने जाते हैं दुकान पे, तो कभी चीनी ज़्यादा हो जाता है तो उसमें से निकाल लेते हैं, फिर उसमें क्या करता है, फिर कम होता है तो डाल देता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो आज हम उसी तरह रासायनिक भाषा में भी बैलेंस करना सीखेंगे, एकदम बिल्कुल वही कंसेप्ट रहेगा, निकालना है और उसमें कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, Fe प्लस H2 यहाँ पे बनाएगा Fe3O4 प्लस H2, क्या बनेगा, Fe3 प्लस O4 H2। अगर हम इसकी बात करें इस इक्वेशन को, हमको क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट यहाँ पे हमको दिख रहा है, सबके तत्वों को क्या करेंगे, एक एक को हम लोग परीक्षण करेंगे किधर ज़्यादा है किधर कम है। अगर हम बात करते हैं आयरन की, किसकी बात करते हैं, आयरन की, तो यहाँ पे आयरन कितना है 1 और यहाँ पे आयरन कितना है 3। तो सबसे पहले हमको जब ये दिखाई दे ही दिया तो सबसे पहले इसको संतुलित कर दें, यानी कि इधर 3 आयरन है और इधर कितना, 1 ही है, तो हमको भी इधर 3 करना पड़ेगा तब ना दोनों बराबर हो गया। तो हम फर्स्ट स्टेज में लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में Fe को बराबर करने पे, यानी कि बैलेंस करने पे कर दे बैलेंस। तो यहाँ पे 1 ही है, 3 है, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 अब प्लस हाइड्रोजन, हो गया। अब जैसे हमने आयरन कंप्लीट हमारा हो गया एक ठो, अब उसी के बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पे 2 है यहाँ पे कितना है, 2 है, ये तो ठीक है यार। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी हमको कितना करना पड़ेगा, 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। तो यहाँ पे जैसे हमने 4 लिखा तो 4 H2 हो गया यहाँ पे, यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया, बैलेंस गड़बड़ा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 दूना के 8 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हाइड्रोजन में, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 3Fe प्लस 4H2O और यहाँ पे हो जाएगा Fe3O4 अब प्लस 4H, 4 दूना के 8 4H2 हो गया। अब देखो सब बराबर हो गया, यहाँ पे 3 आयरन, यहाँ पे भी 3 आयरन, ठीक है। और यहाँ पे 4 दूना के 8 हाइड्रोजन, 4 दूना के 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी बराबर हो गया। 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन। यानी इस तरह से क्या हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से हमारा जो केमिकल इक्वेशन है क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो कोई सा भी अगर हमको बैलेंस क्वेश्चन करने के लिए आता है तो सिंपल से ही मेथड हम क्या करेंगे, अपनाएंगे कि इसमें देखेंगे किधर किसके परमाणु की संख्या ज़्यादा है किधर कम है, बस उसी को हमको क्या करना, ध्यान स्टेप बाय स्टेप करके हमको क्या करना, बैलेंस कर लेना। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल नंबर 2, अगर दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें,
ठीक है। तो अभी हम अगले एग्जाम्पल की, अगर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो इस तरह से हमको दिया हुआ है, तो सेम टू सेम वही हम प्रोसेस अपना करना चालू करेंगे। हर तरह से देखेंगे कि किधर बैलेंस है किधर गड़बड़ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सोडियम की बात करें, सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना सोडियम 2 है, तो सबसे पहले ये हमको गड़बड़ी मिल गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो यानी कि यहाँ पे 2 सोडियम हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 सोडियम बराबर हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पे 2 से सोडियम से तो मल्टीप्लिकेशन तो कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी क्या हो गया, डबल हो गए। यानी कि यहाँ पे 2, अब यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन था तो यहाँ पे अब 2 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब हम इक्वल करते हैं सल्फर को, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ई बराबर, इसको कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, और 4 2 कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है 4 और एक 5 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना हो गया 5 ऑक्सीजन। तब हमको यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। एक बार हाइड्रोजन को देख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है 2 2 4 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले 4 हाइड्रोजन है, सबको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ना 4 होगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन तो 4, और यहाँ पे 2, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया। अब जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और एक 4 6, और यहाँ पे 4 और 2 6, यानी कि बस 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, अपने आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से अगर हम एक बार देख लें तो सारा क्या हो गया, इक्वेशन क्या आ गया हमारा, बैलेंस हो गया। अब इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे भी सोडियम 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन कितना 1 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 1 है। यहाँ पे सिल्वर Ag कितना 1 है, यहाँ पे भी Ag 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत ना है अभी तक। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना 1 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है 3। इसका मतलब है हमको पहले से ही बैलेंस करके दिया हुआ है, हमको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिंपल सा मेथड है इसको बैलेंस का, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो इन सब जो भी कोई सा भी अगर केमिकल इक्वेशन आए तो हम लोग ऐसे ही सिंपल मेथड यूज करके हम किसी भी केमिकल इक्वेशन क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इसको ध्यान रखें कि बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो अभी बैलेंस इक्वेशन का हम क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, सबको बैलेंस करना वही अपना मेथड अपनाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 है, 1 यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया 3 हाइड्रोजन, कितना हो गया 3 हाइड्रोजन। इधर देखें हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया 2, इसका मतलब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे 1 ही है, तो यानी हमको इधर 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई, क्या कर दिए मल्टीप्लाई, 2 हो गया, 2 हो गया यहाँ पे। अब देखो 2 से जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, यानी 2 और 2 मिलकर कितना हो गया 4, कितना हो गया 4 हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 3 और 3 दूना के 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो गया 2, यानी कि 6 और 2 8 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे भी कैल्शियम है, इसको कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन हमारे यहाँ बैलेंस हो ही गया। अब हमको बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, कितना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, बस इशू करते हैं। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 2 3 6 और 6 1 7, यहाँ पे कितना है 2 और 3 दूना के 6 2 कितना है 8 है यहाँ पे। तो यहाँ पे और हाइड्रोजन 2 और 2 2 4, तो हमको यहाँ पे 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 से यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हाइड्रोजन 2 दूना के 4 और 2 2 4 हाइड्रोजन बराबर हो गया। ऑक्सीजन के बाद देख लेते हैं, 3 दूना के 6 और 6 2 8, 3 दूना के 6 और 6 2 8। अब क्या हो गया हमारा समीकरण, क्या हो गया बैलेंस, क्या हो गया बैलेंस। तो सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। इसी विधि से कोई सा भी अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग बिल्कुल बिना घबराए आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन।
टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात हम करें तो ये निम्नलिखित प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि वे बहुत सारे अभिकारक मिलते हैं आपस में, फिर एक दूसरे से मिलते जुलते प्रोसेस करते हैं, तब जाकर हमको एक नया पदार्थ यानी कि प्रोडक्ट मिलता है। तो ऐसे जाकर रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। जैसे हम चीनी ले लिए और पानी ले लिए, तो दोनों को अगर मिला देते हैं तो हमको एक नया चीज़ मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, शरबत, जिसको हम लोग गर्मी में बहुत अच्छा पीने की कोशिश करते हैं ठंडी के लिए। तो इसी तरह से क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम सबका नाम इंट्रोड्यूस करा देंगे कि कितने कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब अगला हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो पहला हमने लिखा है यहाँ पे, पहला फर्स्ट संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया से नाम से समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन इक्वेशन क्या होता है कि जब एक अभिकारक दूसरा अभिकारक आपस में मिलता है तब जाके हमको जब एक नया प्रोडक्ट या एक नया पदार्थ बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे पानी और चीनी जब दोनों को एक दूसरे से मिला दिए तो हमको मिल गया दोनों, और मिल करके एक नया पदार्थ बनता है, उसे क्या बोलते हैं, शरबत। तो यानी कि एक क्या है, एक दो चीज़ मिला और एक नया चीज़ मिला, तो इसी को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, जब दोनों आपस मिलता है तो हमें मिलता है पानी। क्या मिलता है, पानी, जल, ठीक है। यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, जब दूसरों आपस में मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है, कि जल मिलता है। तो ये क्या है, ये संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसी तरह एक और इसका उदाहरण देख लें, CaOH, CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O, ठीक है। तो CaO प्लस H2O क्या होता है, जैसे CaO क्या है, ये बिना बूझा चूना का फॉर्मूला है। क्या है, बिना बूझा चूना। और ये क्या है, H2O क्या है, पानी। तो जब एक दूसरे से जब ये आपस में मिलते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भूजा चूना। क्या बोलते हैं, बूझा चूना, बूझा चूना। और हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाएगी सॉरी, हीट मिलेगी, हीट, ठीक है। तो यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जिसको कहते हैं भूजा चूना। क्या बोलते हैं, भूजा चूना। और हमें से क्या मिलेगी, गर्मी। क्या मिलेगी, हीट, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊष्मा इसमें से निकलती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है, संयोजन। एक बार फिर से देख लेते हैं संयोजन में क्या होती है, कि जब एक अभिकारक दूसरे अभिकारक या फिर दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसका हमने उदाहरण भी देख लिया, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन जब दूसरे से मिलते हैं तब हमें क्या मिलता है, पानी। कितना मिलता है, पानी, ठीक है। अब दूसरा अभिक्रिया पे आते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का नाम से समझ में आ रहा है कि बिछड़ना। क्या होता है, बिछड़ना। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई एक अभिकारक अपने दो भागों में बट जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अगर इसका उदाहरण अगर हम देखें, जब एक यौगिक, इसका मतलब होता है कि जब एक यौगिक अपने दो भागों में ब्रेक कर जाए, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े या फिर किसी दो भागों में बट जाए, तो उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अगर हम इसकी फार्मूला एग्जाम्पल की बात करें, CaCO3 2H, CaCO3, जब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, वियोजन अभिक्रिया होती है, तो किस में बढ़ता है, CaO में और प्लस CO2 में, ठीक है। तो यानी कि एक यौगिक ये था, अब वियोजन हो रहा है, तो यानी कि एक यौगिक जब अपने दो या दो से अधिक छोटे छोटे भागों में बट जाता है, इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, गैस मिल जाएगा। क्या, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं, संगमरमर, यानी कि इसको मार्बल भी कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं, मार्बल। क्या इसको बोलते हैं, मार्बल का ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तीसरा अभिक्रिया आती है विस्थापन अभिक्रिया। क्या आती है, विस्थापन। थर्ड हमारा अभिक्रिया आती है विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है कि जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व का क्या स्थान ले ले, क्या ले, स्थान ले ले, तो उसे हमको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया।
तीसरा क्या पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को क्या करता है, उसकी जगह से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे अगर हम बात करें आयरन की, जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करिए डाला जाता है, तो वहाँ से क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है और इसकी जगह पे कौन आ जाता है, आयरन। तब हमको क्या मिल जाता है, आयरन सल्फेट। क्या होता है, आयरन सल्फेट। कॉपर यहाँ पे हो गया आयरन और इसको किस में डालना है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिए। जब किस आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो हमें क्या मिलता है, आयरन सल्फेट। ये FeSO4 प्लस कॉपर क्या बनेगा, कॉपर क्या होता है, सॉलिड होता है। ये क्या होता है, एक्वा होता है, ठीक है। और ये भी हमारा क्या बनेगा, एक्वा ही बनेगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लेते अगर हम एक परखनली लें, परखनली, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैंड, ठीक है। और इसमें कॉपर सल्फेट का क्या कर लिए, विलयन ले लिए। कॉपर सल्फेट का विलयन ले करके इसमें धागे की सहायता से हम क्या लें, कील लटका दें। क्या कर लें, कील, लोहे की कील। क्या हो गया, कील। तो क्या करेंगे, जब ये आयरन हो गया हमारा और ये कॉपर सल्फेट का क्या हो गया, विलयन हो गया, तो जब इसमें लोहा डालते हैं तो इसे जब अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो इसमें से जो कॉपर का जो विलयन क्या होता है, अलग हो जाता है और इस पर सल्फेट किससे क्रिया कर लेता है, आयरन से। तब जाके हमको क्या मिलता है, आयरन सल्फेट। यानी इसका मतलब हुआ कि कॉपर के जगह पे कौन आ गया, आयरन आ गया। तो इसी को कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसी में एक और आता है, जैसे कि एग्जाम्पल और ले लें, जिंक। अगर इसी का कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डाल दिए तो जिंक प्लस CuSO4 और क्या मिलकर बन क्या, जिंक सल्फेट। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड के रूप में, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर चला जाएगा और कॉपर सॉलिड में के रूप में वहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो इसी में एक होता है विस्थापन, इसका दूसरा भैया एक तो है द्विविस्थापन। क्या नाम है, द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन का मतलब होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन हो। कितनी बार हो, 2 बार विस्थापन हो, तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन। इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम डालते हैं तो हमारा क्या बनता है, जिंक सल्फेट। क्या बनता है, जिंक सल्फेट। तो यानी कि ये बस एक ही बार विस्थापन हो रहा है, ठीक है। अब आता है द्विविस्थापन। क्या आता है, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है कि जब किसी अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन हो, यानी ये इसके जगह पे आ जाए और ये इसके जगह पे आ जाए, तो इसको कहते हैं द्विविस्थापन। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। यानी कि अगर 2 लोग एक टेबल, एक लोग यहाँ बैठे हैं, एक लोग यहाँ बैठे हैं, अब क्या हुआ कि इसके जगह पे आ गया और ये कहाँ चला गया, इसके जगह पे, तो ये क्या हुआ, 2 बार विस्थापन हुआ। तो इसी को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो द्विविस्थापन अगर हम देखें, द्विविस्थापन में अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे पहला Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट की किससे क्रिया कराना है, बेरियम क्लोराइड से। किससे, बेरियम क्लोराइड से। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन रहा है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन रहा है। इसका मतलब है कि ई इसके जगह पे आ गया, ई कहाँ पे आ गया, इसके जगह पे आ गया। और दूसरा हमको प्रोडक्ट मिल रहा है 2NaCl। इसका मतलब हो गया कि ई इसके पास आ गया, यानी कि दोनों क्या किया, अपना में शीट एक्सचेंज कर लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम NaCl के साथ क्रिया करके 2NaCl बनाया और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड क्या हुआ, सल्फेट के साथ क्रिया करके यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना दिया। तो इस तरह से यहाँ पे कितनी बार विस्थापन हो रहा है, 2 बार हो रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, ठीक है। अब हमारा लास्ट आता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स इक्वेशन इसको बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों अभिक्रिया एक ही साथ होती है। क्या होती है, एक ही साथ। तो उपचयन और अपचयन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझो कि होता क्या है। ये उपचयन और अपचयन क्या है कि रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। अभिक्रिया हो रही है, इसका मतलब होता है कि जब एक अभिकारक उपचयित होता है जबकि और दूसरा अभिकारक क्या होता है, अपचयित होता है,
तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो अब उपचयन और अपचयन का मतलब क्या होता है? तो अगर हम उपचयन की बात करें, उपचयन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये होता है कि उपचयन का मतलब होता है कि जब किसी एक अभिकारक में या जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब कोई पदार्थ हुआ उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो उसे हम कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 2Cu प्लस O2 यहाँ पे हो जाएगा 2CuO। हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे उपचयन। क्या कहेंगे? उपचयन। अब इसी संक्षेप में अलग आता है अपचयन। क्या आता है? अपचयन। अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो? कमी हो। क्या हो? कमी हो। जब ऑक्सीजन की क्या हो? कमी हो। जब ऑक्सीजन की कमी हो, यहाँ पे जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन की कमी हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब कम होना है। क्या हो जाता है? कम होना। तो इसका अगर उदाहरण हम देखें, CuO प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अलग हो जाएगा Cu अब प्लस से H2O। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे इससे क्या हो गया? ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग हो गया और इसके साथ हाइड्रोजन क्या हो गया? जुड़ गया। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इसमें अभिकारक में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे अपचयन। क्या कहेंगे? अपचयन। ठीक है, और इस वाले हाइड्रोजन में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है? वृद्धि हुई है। क्या करे? वृद्धि। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? उपचयन। क्या कहेंगे? उपचयन। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? अब उपचयन अपचयन समझ गए। उपचयन का मतलब कि ऐसा जहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो, और अपचयन का मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो। हम बस सिंपल से ही फंडा समझेंगे, ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, तो अभी समीकरण में हमसे पूछेगा कि इसमें अपचयन और उपचयन की अभिक्रिया को बताइए। ठीक है, अगर इसमें देखते हैं कैसे। CuO यहाँ पे एक अभिकारक हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या हो गया? एक अभिकारक हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब देखें यहाँ पे जो रिएक्टेंट, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना है, यहाँ पे Cu बना है और यहाँ पे क्या बना है? H2O बना है। तो अगर यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसको देख रहे हैं, Cu को मिलाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी। यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि। यहाँ पे O2 माइनस में और O2 यहाँ पे प्लस में। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि जहाँ ऑक्सीजन में वृद्धि हो वहाँ पे हमारा क्या होगा? उपचयन, और जहाँ ऑक्सीजन में कमी हो वहाँ पे क्या होगा? अपचयन। तो बस सिंपल से कंसेप्ट समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पे H2O हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपचयन। कितना हो जाएगा? उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन। और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन। ठीक है, यानी कि एक ही इस दोनों अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही है, इसलिए इस पूरे अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका अब हम समझ गए, रेडॉक्स अभिक्रिया का कंसेप्ट समझ गए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसका एग्जाम्पल आपको दे देता है कि एग्जाम्पल आ गया, पूछ लेगा कि इसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे? तीर की सहायता से उसको हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक लास्ट अभिक्रिया होती है जो कि हमको पढ़ना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, मैंने पेपर में देखा था, जो बोर्ड के एग्जाम में कितनी बार पूछा हुआ है। ठीक है, लास्ट अभिक्रिया हमारी क्या है? ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी क्रिया समझने का ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि ऐसी अभिक्रिया, ऊष्मा का मतलब हीट, क्या होता है? हीट। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया हो, नया उत्पाद भी दे, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या मिले? ऊष्मा मिले। क्या मिले? हीट मिले। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी क्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो बात समझ में आ गया। मैंने ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमको अभिकारक भाग मिले, क्रिया भी करे और एक नया प्रोडक्ट भी मिले, और उस प्रोडक्ट के साथ साथ हमें क्या मिले? हीट मिले। क्या मिले? हीट, यानी गर्मी, यानी मिले। तो अगर हम देखें यहाँ पे उदाहरण के साथ, जब मीथेन को
ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाता है तो हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और यहाँ पे हमको क्या मिलती है, हीट। क्या मिलता है, हीट। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखें, कोयले का दहन। कोयले का दहन, इसको देखिए, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो यहाँ पे हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, लेकिन उसके साथ हमको क्या कहते हैं, हीट भी मिलती है। यानी कि ये इस तरह की अभिक्रिया को अगर कहीं भी हमको मिले तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है। तो अगर ये इस सेशन में इतना ही पूरा हुआ। हम पांचों तरह के अभिक्रिया पढ़ लिए, बैलेंस करना इक्वेशन सीख ले, जो कि ये जो टॉपिक था बोर्ड के एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें हर साल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बैलेंस करने का इक्वेशन, या फिर ये आपसे कोई भी अभिक्रिया दे देगा, पूछ लेगा आपसे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे और भी फिर जो फ्रेंड्स हैं इस कॉन्सेप्ट को सीखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम का पॉइंट से। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर पूछें। और नया मेरा बैच एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो गया है, तो अगर आप चाहते हैं तो उस पर ज्वाइन कर लेते हैं। मैं एप्लीकेशन का लिंक वहाँ पे दे दिया हूँ, तो वहाँ पे जा कर के आप वहाँ पे PDF नोट्स या फिर टेस्ट सीरीज वहाँ पे देख सकते हैं, जो बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं उन्हीं के टेस्ट सीरीज वहाँ पे बने हुए हैं, ताकि आप वहाँ प्रैक्टिस करके अपने परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, वहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। वहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज यहाँ हमने जो सीखा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।